हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए लल्लन टॉप स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होंगे रामबाण। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। प्रश्न देखें दोस्तों, इससे पहले जो चैनल पर नए जुड़े हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दे। तो आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था? शमसुद्दीन अल्तमश या इल्तुतमिश, रजिया बेगम, कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद गोरी? तो दोस्तों, कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। और इसका नाम, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कुतुबुद्दीन ने अपने नाम पर ही कुतुब मीनार रखा था, लेकिन कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जिनका मानना था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत हुए थे मध्यकाल में। यानी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मीनार का क्या किया था, नाम किया था। लेकिन जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस मीनार की नींव रखी जाती है और पहली बिल्डिंग निर्माणाधीन होती है, तो उसी समय क्या होता है, पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और इसी के द्वारा क्या होता है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया जाता है। तो यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं। कुतुबुद्दीन की अगर स्थापना की बात करें तो इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाते हैं। अगर कुतुबुद्दीन के किसने पूरा करवाया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश या अल्तमश। तो आपका राइट आंसर होगा ए। कहा जाता है दोस्तों, जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 4 मंजिला बनवाया था, यानी कितने मंजिला बनवाया था, 4 मंजिला इस मीनार को बनवाया था। कितने? 4 मंजिल बनाया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय में, फिरोज शाह फि, फिरोज शाह तुगलक के समय में, तुगलक के समय में क्या होता है दोस्तों, इस पे आकाशीय बिजली गिर जाने से इसकी चौथी मंजिल क्या होती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो कुतुबुद्दीन उस चौथी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उस चौथी मंजिल को क्या होता है, उसका तुड़वा कर उस पे 1 मंजिल और बढ़ा दिया जाता है। वर्तमान में कुतुब मीनार कितनी मंजिलों का है? तो वर्तमान में 5 मंजिलों का कुतुब मीनार है। अगर शुरुआती की बात करें तो जो कितना था दोस्तों, तो 4 मंजिला था। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गायत्री मंत्र सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में या उपनिषद में, पुराणों में? तो दोस्तों, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ऋग्वेद के दोस्तों कहा जाता है कि यह तीसरे मंडल में, तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का क्या है, उल्लेख है। तो गायत्री मंत्र दोस्तों कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि गायत्री मंत्र जो है या किस देवता को समर्पित है। तो यह सूर्य की देवी, यानी जो सूर्य की देवी है, सूर्य की देवी सावित्री पर, यानी सावित्री पर या क्या है, समर्पित है। सावित्री को समर्पित है, सूर्य की देवी सावित्री को या समर्पित है। और इसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन भारत की पहली AIAU50 किमी विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? दिल्ली, भुवनेश्वर, हैदराबाद या कोलकाता? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा हैदराबाद। यानी IAU50 किमी विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन भारत के हैदराबाद शहर में किया जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या पंजाब? तो हीराकुंड बांध की बात करें दोस्तों, तो यह महानदी पर स्थित है और यह वर्तमान में उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला।
अगर कहा जाए हीराकुंड बांध के जो निर्माण की बात की गई थी, यह विश्व में सबसे लंबा और सबसे बड़ा बांध माना जाता है। इसकी जो शुरुआत की गई थी, इसका निर्माणाधीन किया गया था तो 1957 में 1957 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कावेरी, महानदी, गोदावरी या कृष्णा नदी? तो अलमाटी बांध जो है वर्तमान में आंध्र प्रदेश में दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है। आपका राइट आंसर क्या है? डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत को जब आजादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? कलायू, माउंटबेटन, चर्चिल या इटली? तो जिस समय भारत को आजादी मिली थी, तो अगर हमें डेट तो याद ही होगी सभी को, 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी। तो उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वह कौन थे? इटली थी। यानी आपका राइट आंसर होगा डी। लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों उस समय भारत के वायसराय थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए और जल पर्यटन विकास करने के लिए जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। तो आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य ने यह मंजूरी दी है। तो आपका राइट आंसर सी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूना पैक्ट के किसके मध्य हुआ था? गांधी मैकडोनाल्ड, गांधी क्रिप्स, अम्बेडकर मैकडोनाल्ड या अम्बेडकर गांधी? तो दोस्तों पूना पैक्ट जो है यह एक महत्वपूर्ण पैक्ट है जो 1932 में 1932 में अंबेडकर और गांधी के मध्य किया जाता है। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा था उसमें दलितों को अलग से क्या हुआ था, अलग से उनका निर्वाचन के लिए उनका राइट्स मिल गया था। इसी बात को लेकर महात्मा गांधी के द्वारा अमला अनशन पर बैठ जाते हैं। फिर जिन दोनों के मध्य एक समझौता होता है 1932 में, और वो समझौता कौन समझौता कहलाता है? पूना पैक्ट कहलाता है। तो आपका राइट आंसर होगा डी वाला। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नील की खेती से, दलहनों का उत्पादन, मत्स्य उत्पादन या शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति? नीली क्रांति दोस्तों मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक क्रांति लाई गई थी जिसे कहा गया था ब्लू रेवोल्यूशन, यानी नीली क्रांति। और यह क्रांति किसके संबंध है? यानी मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह क्रांति लाई गई थी। तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई है 8848 मीटर, 8088 मीटर, 9828 मीटर या 8642 मीटर? तो एवरेस्ट जो है यह दुनिया की सर्वोच्च शिखर चोटी है और यह हिमालय पर्वत पर स्थित है। अगर देश की बात करें तो यह नेपाल में स्थित है एवरेस्ट शिखर चोटी। वर्तमान में जो एवरेस्ट शिखर है इसकी जो ऊंचाई है वह 8848 मीटर है। तो आपका राइट आंसर होगा ए वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार जीता है? प्रेम प्रकाश, कार्तिन आर्यन, दीपक धर या शंकरी चंदन? तो हाल ही में शंकरी चंदन को माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसको दीन बंधु कहा जाता है? चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, सी एफ एंड्रूज या ए ओ होम? तो दोस्तों, दीन बंधु जो है, सी एफ एंड्रूज को कहा जाता है। आपका राइट आंसर होगा सी। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों, चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है, जबकि सी एफ एंड्रूज को दीन बंधु कहा जाता है। यहाँ आप कंफ्यूज ना होइएगा। और ये जो ए ओ होम है दोस्तों, या क्या है, आपके जो राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना की गई थी, इसके पहले महासचिव थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड होस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड चेम्सफोर्ड? तो भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत दोस्तों 1 अगस्त, 1 1 अगस्त 1 अगस्त 1 अगस्त 1920 को, यानी 1920 को क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कहा जाता है दोस्तों, जिस समय असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, उसी दिन क्या होता है, एक भारत के राष्ट्रीय नेता थे बाल गंगाधर तिलक, उनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और 1 ही अगस्त को उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहा जाता है कि जिस समय असहयोग आंदोलन शुरू होने वाला था, या असहयोग आंदोलन के लिए बहुत बड़ी क्षति थी, लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा यह आंदोलन रोका नहीं जाता है, और 1 ही अगस्त को यह आंदोलन क्या होता है, शुरू किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस समय वायसराय कौन थे? तो उस समय जो वायसराय थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो कौन थे? लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। यानी 1920 में जो भारत में वायसराय थे ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश देश के, वो कौन थे? लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में किस जाति में बहुपति विवाह का प्रचलन है? नायर, तोड़ा, भील या संथाल? तो बहुपति विवाह जो प्रचलित है दोस्तों, या भारत की नायर एक जनजाति है, उसी में ये पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के सबसे प्राचीनतम नमूने किस काल के मिलते हैं? मौर्य काल, मरणोत्तर काल, गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल? तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे प्राचीन स्थापत्य कला के साक्ष्य मिलते हैं, वह मौर्य काल के मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों, सर्वप्रथम अशोक का जो स्तंभ है, वह वाराणसी के सारनाथ में मिलता है। इसी समय अशोक के द्वारा वाराणसी के सारनाथ में ही एक बौद्ध स्तूप की स्थापना की गई थी। ये सब किसमें शामिल किए जाते हैं? तो स्थापत्य कला के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम जो स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वह मौर्य काल से हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, मौर्य काल। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।